नमस्कार सचमेल के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं एक वर्ष पहले हुई दुखद दुर्घटना के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। बीते वर्ष 25 सितंबर को दो युवकों का संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में शव मिलने से शहर में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि दोनों युवकों के शरीर पर चोट के निशान थे। आशंका हत्या की जताई जा रही है, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी परिवार इंसाफ की तलाश में दर दर ठोकरें खा रहा है। यहाँ की पुलिस के निचले सतर के अधिकारियों से लेकर उच्च सतर तक के अधिकारियों तक गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मोंटी और उसके दोस्त की हत्या कर नहर में फेंक दिया गया था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यह आशंका इसलिए जताई जा रही है कि जब शव मिले तो दोनों शवों पर चोट के निशान थे। मोंटी के बड़े भाई दीपक आज हमारे साथ हैं। वो बताएंगे 25 सितंबर रविवार 2022 आने वाली रविवार को एक श्रद्धांजलि सभा व कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। उसके बारे में आपको विस्तार से दिव्यांग आत्मा मोंटी के बड़े भाई दीपक जी बताएंगे। दीपक जी, सचमेल के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। जैसे कि ना एक साल पहले मेरा भाई, छोटा भाई मोंटी और उसके दोस्त मनीष को उनकी हत्या करके उनके शव नहर में गिरा दिए, और लगभग एक साल हो गया इस मामले को, इस साल 2022 में। तो तब से लेके अब तक हम लगातार इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एसएचओ से लेके डीजीपी हरियाणा तक चले गए। आई थिंक इससे तो ऊपर कोई पद ही नहीं होता पुलिस के अंदर, पर फिर भी इंसाफ के नाम पे हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है या ये कह देते हैं कि हम करवाएंगे। मैं अगर आपको ये बात सिलसिलेवार बताऊं तो 26 सितंबर की पिछले साल की घटना है। 26 सितंबर के बाद वो गायब हुए। मेरी बाइक मिली नहर के पास से, फिर उनको ढूंढना शुरू किया हमने। 3 दिन बाद उनकी बॉडी मिली, दोनों बच्चों की। जब बॉडी मिली तो दोनों के ही चोटों के निशान थे। उस टाइम हमने प्रोटेस्ट भी किया कि आप हमें, जिन्होंने भी ये काम किया है वो ढूंढ के दो। पर प्रशासन ने आश्वासन दिए, आश्वासन के दम पे उन्होंने प्रोटेस्ट खुलवा दिया कि हम जल्दी इस चीज़ को रिकवर कर लेंगे। तो पर रिकवरी के नाम पे सिर्फ आश्वासन लगातार मिलता रहे, न्याय के नाम पे सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा हमें लगातार। उससे मैं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं डीएसपी टोहाना से मिला, पत्रकार संगठन के साथ मिला। जैसे मैं एक पत्रकार हूँ, मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो पूरा संगठन हमारा डीएसपी टोहाना से मिला। तब भी हमें यही कहा गया कि जल्दी हो जाएगा। उसके बाद एसपी से मिले, और एसपी से मिलते हुए हम शायद तीसरी बार एसपी से मिलने जा रहे थे। उस दौरान हमारी गाड़ी, मेरा जो मनीष है, मनीष भाई, उसके चाचा जी की गाड़ी, जिस पे हम आमतौर पे जाया करते थे फतेहाबाद जब भी हमारा चक्कर होता है, जिसमें भी ये पूरी लड़ाई है, जिसमें भी जब हम कोई भी आला अधिकारी में बुला जब जाते थे, जिसमें वो गाड़ी एसपी ऑफिस फतेहाबाद से ही चोरी होगी, जो मतलब सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है इस ज़िले की। वहीं से गाड़ी चोरी होगी, और उस गाड़ी का भी आज तक कोई पता नहीं लगा। उसके उपरांत एसपी ने हमारे लिए एसआईटी बना दी। एसआईटी डीएसपी हेडक्वार्टर को दे दी। अब एसआईटी के भरोसे हमें लगा कि भाई अब कुछ इंसाफ मिलेगा, हमें अब कोई संभावना होगी। पर एसआईटी भी ऐसे ही समय निकलता गया। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए। उन्होंने हमें तकनीक के शब्दों में उलझा दिया, डाइटम रिपोर्ट, पॉलीग्राफ, ये वो, फोरेंसिक। अच्छा, जैसे जैसे समय निकला तो वो यही कहने लग गए धीरे थोड़े टाइम बाद कि हमें सबूत मिलेगा तो हम कर देंगे जी। अच्छा, ये पूछ लो कि कब मिलेगा सबूत, कैसे होगा, उसका कोई मतलब कुछ नहीं बताना, साफ मना कर देना उस चीज़ को लेके। फिर इसको लेके हम उप मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने हमें डीजीपी हरियाणा के पास भेजा। फिर हम डीजीपी हरियाणा से मिले, तो डीजीपी हरियाणा ने भी हमें आश्वासन दिया, एक रिटर्न लेटर दिया कि नीचे पोस्ट कर दिया कि हम एक कंप्लेंट नंबर बन गई हमारी। तो वो लेटर चंडीगढ़ से चल के फतेहाबाद पहुंचने में 15 दिन लग गए। मैं लगातार देख रहा था कि कहाँ लेटर पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है। अच्छा, 15 दिन बाद फतेहाबाद आके वो लेटर गायब हो गया, मतलब उस कंप्लेंट का कुछ भी अता पता नहीं। उसके उपरांत मैं अपने पत्रकार संगठनों के साथ आईजी से मिला, आईजी सार से मिला, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि कर देंगे। उसके 2 या 3 दिन बाद मैं एसपी से मिला। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, उसके माध्यम से मैं एसपी से मिला। तो एसपी साहब मना ही कर गए कि हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते, ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं कहा जी, इन्वेस्टिगेशन फिर कब पूरी होगी, आप ये बता दो। कहते वो तो जब सबूत मिल जाएगा उसके बाद ही पूरी होगी।
तो उसके बाद मैं कोर्ट गया, कोर्ट के माध्यम से मैंने एक स्टेटस रिपोर्ट अप्लाई करी। उस स्टेटस रिपोर्ट पे मुझे पता लगा कि इन्होंने हमारी एफआईआर की ही जो बयान जो हमने दिए थे वही बयान हमें वापस स्टेटस रिपोर्ट में दे दिए, और उसमें सिर्फ 2 चीज़ें अलग से एक मेंशन कर दी कि मेरे भाई का फ़ोन मिला था जिसका डेटा रिकवरी करने के लिए इन्होंने 1 साल से पंचकूला भेज रखा है, और 1 साल के अंदर भी उनका डेटा ही नहीं निकला, और इसकी जांच एसआईटी को दी हुई है, और जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर हैं और सीआईए इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ जाखल हैं, और ये जांच चल रही है। ये जो एसआईटी को जांच दी गई है वो लगभग 9 महीने पहले दी गई थी। मतलब एसआईटी ने या तो कुछ नहीं करा उसके बाद, या फिर फ़ोन का डाटा आप नहीं रिकवर कर पा रहे, तो हम कैसे आपसे आस रखें कि आप हमें इंसाफ दिलवा सकोगे। 2 बच्चे गए हैं, 2 परिवार उजड़े हैं, पूरा जाखल शोक में। आज तक जाखल में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, पूरा क्षेत्र शोक में है, और फिर भी हमें ये चीज़ देखने मिला। इस दौरान पूरे एविडेंस के साथ हमें अलग अलग पॉलिटिकल लीडरों से भी इस चीज़ को लेके मिला, पर वहाँ से भी बस कि करवा देंगे, बात रखेंगे, आपके ऊपर तक बात जाएगी। बस वो बात अभी तक शायद ऊपर तक पहुँची नहीं है, या हमें लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। जो 1 साल 25 हो गया। दीपक जी, 25 जो आगामी 25 सितंबर है, जी जी उस दिन क्या किया जा रहा है? सामाजिक संगठन आ रहे हैं, जी। तो उस दिन क्या कार्यक्रम है? श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, क्या क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बताओ। आने वाली 25 सितंबर को, जैसे मैं पिछले कुछ दिन पहले जब मैंने स्टेटस रिपोर्ट निकलवाई, इसके उपरांत में जो सामाजिक लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया पहले भी, तो मैं उनसे बात करी, उन सबसे व्यक्तियों से बात करी, जाखल के गणमान्य लोगों से बात करी, आसपास के लोगों से बात करी, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे आने वाली 25 तारीख को, और जो रविवार है उस दिन हम जाखल अनाज मंडी में एक श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च करेंगे, और जाखल के लोगों को बताएंगे कि इंसिडेंट कैसे हुआ। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तो कम से कम इसको आप सोल्व कर दो, बहुत समय हो गया इस चीज़ को लेके। तो उस 25 तारीख को हम आगे की भी रणनीति तय करेंगे कि हम इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ेंगे। ये जो आने वाली 25 तारीख है, उस तारीख को हम आगे की रणनीति भी तय करेंगे कि इस लड़ाई को हम आगे कैसे लड़ेंगे। आम जन मानस को क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा आम जनमानस से सिर्फ इतनी ही अपील है कि जो मेरे 2 भाई, सिर्फ मेरे 2 भाई नहीं थे, आपके भी 2 भाई थे, और जो ये हत्याकांड हुआ ये किसी के साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि आप बड़े हो और आपके घर में आपको किसी छोटे को उठाना पड़े, मतलब आप उसको गले भी नहीं मिल सकते। आखिरी बार इतनी बुरी हालत थी मेरे भाइयों की कि मैं उनसे गले भी नहीं मिल सका। अच्छा, बड़ा भाई कभी नहीं सोचता कि वो अपने छोटे भाई को शमशान में छोड़ के आएगा। मतलब जिसके सहारे मैं रहा, हाँ, वो ही चले गया मेरे सहारा, तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरे फादर साहब नहीं हैं, अब घर में मैं और मेरी मदर बची हैं सिर्फ। मैं कैसे पूरी लड़ाई लड़ूं? और इस 1 साल में मैं लगातार लड़ रहा हूं। शायद प्रशासन को ये दिखता है कि मैं लड़ रहा हूं, अकेला है, कब तक लड़ेगा? तो मेरे साथ हमेशा सामाजिक संस्थाएं खड़ी, लोग खड़े, तो मैं अभी भी उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि आप इस 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च में पहुँचें, और मेरे भाइयों को इंसाफ दिलवाएं। बस मैं यही कहूँगा, इसे आगे मुझसे बोलना है। आप देख सकते हो, ये मोंटी के बड़े भाई थे जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। हम सचमेल के माध्यम से भी आप सभी से एक अपील करना चाहते हैं कि श्रद्धांजलि सभा में और कैंडल मार्च में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, जो 25 सितंबर दिन रविवार 4 बजे जाखल में होगी, तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, यही आप लोगों से गुजारिश है। और आपसे ये भी गुजारिश है, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह हर व्यक्ति तक पहुँच पाए। अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।